मेरा नाम डॉक्टर गिनी ब्रज है और मैं आपकी इग्नू की काउंसलर हूँ। आज जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका नाम है BPSC 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अर्थात भारतीय सरकार और राजनीति। आपके इस पाठ्यक्रम में भारतीय सरकार एवं राजनीति के बारे में विस्तार से बताया गया है कि हमारी भारतीय संरचना कैसी है, हमारी सरकार की व्यवस्था कैसी है, किन स्तरों पे कार्य होता है और किस तरीके से समय के साथ राजनीतिक एवं सरकारी व्यवस्था जो है उसका विकास हुआ है। अच्छा, आपका पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहेंगे राजनीति एवं सरकार के बारे में, अर्थात राजनीति क्या होती है और सरकार क्या होती है। क्योंकि जब आप ये मूलभूत रूप से समझ जाएंगे तो आपके लिए भारतीय राजनीति एवं भारतीय सरकार व्यवस्था इसे समझने में आसानी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजनीति शब्द का उदय कहाँ से हुआ है? यह ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब है, जिसको कहते हैं पोलिस, और इसका अर्थ क्या होता है? सिटी स्टेट, अर्थात नगर राज्य। माना जाता है कि एथेंस में सोफिस्ट, स्पेशली प्रोटागोरस और जॉर्जिया, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का विस्तार किया। राजनीति विज्ञान में अरस्तु को, एरिस्टोटल जिनका नाम होता है, अरस्तु हम हिंदी में कहते हैं, उनको राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लेकिन उनके राजनीति के विस्तार करने से पूर्व जो आए थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनीतिक वैज्ञानिक, जैसे कि प्रोटागोरस, जॉर्जियास, प्लेटो, ये लोगों ने राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इसके विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसलिए इनको, एरिस्टोटल को स्पेशली ये कहा जाता है कि उन्होंने एक तुलनात्मक तरीके से राजनीति विज्ञान में अध्ययन को प्रोत्साहन दिया है, जिससे कि उनका एक उद्देश्य था अरस्तु का कि हम एक राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी लाएं जिसको हम आदर्श कह सकें, आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने उस आदर्श राज्य की खोज के लिए कई सारे संविधानों की एक तुलना करी, और उस तुलना के आधार पे, अब जैसे आप देखिए भारतीय व्यवस्था है, भारतीय संविधान कई स्रोतों से लिया गया है। हमने कई सारे विश्व के जो संविधान हैं उनको हमने, उनके जो अच्छे पार्ट्स थे और जो हमें लगता था कि हमारे संविधान के लिए, हमारे राज्य व्यवस्था में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनको हमने क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया अपने संविधान में। तो उसी तरीके से अरिस्टोटल का भी यही मानना था कि हम एक अच्छा राज्य तब बना सकते हैं जब हमारा एक संविधान एक अच्छा हो। और उस संविधान को पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, अब हम आते हैं कि राजनीति क्या होती है। राजनीति जो है उसे कहा जाता है, राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है, और ये संघर्ष किनके मध्य होता है? राजनेताओं के मध्य होता है। जैसे आप देखें, अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस चल रहे हैं, या आप पास में देखते हैं लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। ये जितने भी इलेक्शंस होते हैं, इसमें आप देखते हैं कई राजनीतिक दल सम्मिलित होते हैं। जैसे आप देखिए भारत में हम कहेंगे बीजेपी, कांग्रेस, BSP, SP, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये क्या है? ये राजनीतिक दल हैं, और ये राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? ये सत्ता में आना चाहते हैं। और उस सत्ता में आने के लिए क्यों सत्ता में आना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें शक्ति चाहिए। शक्ति क्यों हो चाहिए? ताकि ये निर्णय ले सकें। कैसे निर्णय? भारत के लिए, भारतीयों के लिए, हमारे देश के लिए। तो राजनीति क्या है? राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। जो ये संघर्ष किनके मध्य होता है? राजनेताओं के मध्य होता है, और ये इनका एक उद्देश्य होता है कि ये शक्ति पाना चाहते हैं। इट इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एक देश की राजनीति दूसरे देश की राजनीति से भिन्न होती है। अच्छा, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल भारत है, इंडिया पार्लियामेंट्री, संसदीय व्यवस्था को फॉलो करता है। अगर यही हम देखें अमेरिका को, तो अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति व्यवस्था संसदीय व्यवस्था से भिन्न होती है। तो जिस तरीके से इंडिया की पॉलिटिक्स
सुचारू रूप से चलाई जाती है, अगर हम इसकी तुलना करेंगे यूएस की पॉलिटिक्स से, या हम तुलना करेंगे ब्रिटेन की पॉलिटिक्स से, या हम स्विट्जरलैंड की पॉलिटिक्स से इसका एक तुलना करेंगे, तो वहां के निर्णय, वहां का कार्य करने का तरीका, उनकी संरचना वो टोटली अलग होगी, वो भिन्न होगी। तो एक देश की राजनीति दूसरे देश की राजनीति से भिन्न होती है। अच्छा, उदाहरण के लिए यही हमने आपको अभी दिया कि भारतीय राजनीति यूके यूएस की राजनीति से भिन्न होती है। अच्छा, जैसे लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, इसमें लिखा है विदेश नीति के निर्णय भी भिन्न होते हैं। अच्छा, जैसे विदेश नीति के निर्णय क्या हुए, यानी जैसे भारत है तो भारत को अपने पड़ोसी देशों से, अपने यूएस से, रशिया से, इन राज्यों से अपने संबंध उसे कैसे रखने हैं, ये निर्णय ऑब्वियसली अगर हम इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का एक पर्सपेक्टिव अलग होगा कि हमें कैसे यूएस के साथ रखना है, कैसे रशिया के साथ रखना है। वहीं अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो पाकिस्तान का भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, वो दूसरी तरीके से यूएस के साथ अपने संबंधों को परस्यू करेगा और रशिया के साथ अपने संबंधों को परस्यू करेगा। तो राजनीति क्या है, अगर हम एक संक्षिप्त में से समझें तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रगल फॉर पावर है, यानी कि शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनेताओं के मध्य होता है। एक देश की राजनीति दूसरे देश की राजनीति से अलग होती है, और इसी के साथ साथ हमारे जो विदेश नीति के निर्णय होते हैं वो भी भिन्न पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट एक तरीके से ये मानिए आप किसी भी राज्य को चलाने के लिए, अब जैसे अगर आज के समय में आप एक उदाहरण लीजिए, अगर हमारी केंद्र में सरकार ना हो, या जैसे हम अगर कहें किसी स्टेट की गवर्नमेंट ना हो, तो वहां पे क्या स्थिति होगी, वहां पे अराजकता की स्थिति होगी, क्योंकि कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो कि नागरिकों के व्यवहार को एक तो नियंत्रित कर पाए, उसको एक तरह से हम कहेंगे एक सही तरीके से चला पाए। राज्य को चलाने के लिए कानून, नियम, ये सब चाहिए होते हैं, और ये कैसे आते हैं, ये इनको कौन बनाता है, इनको हमारी सरकार बनाती है। तो गवर्नमेंट की एब्सेंस में अगर सरकार व्यवस्थित नहीं है तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में एक राज्य का संपूर्ण रूप से एक एवोल्यूशन, एक विकास जो होता है वो नहीं हो सकता। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पास्ट में आप अगर देखें, जैसे हम अगर अपने पड़ोसी देश का एग्जाम्पल लें, पाकिस्तान का, तो वहां पे हमने देखा है राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अक्सर हमें एब्सेंट मिली है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वहां पे आपको तानाशाह भी मिले हैं, लास्ट में आपने देखा वहां पे कूप्स हुए हैं, यानी कि तख्ता पलट हुए हैं। तो ये क्या है, जैसे हम आपसे नाम लें सुदान का, हम आपसे नाम लें सोमालिया का, तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे राजनीतिक व्यवस्था जो है, या जिसको हम कहते हैं सरकार, वो नहीं है। क्योंकि सरकार नहीं है इसलिए नियम कानून फॉलो करने वाला कोई, फॉलो करवाने वाला नहीं है, और फिर जब नियम कानून टूटते हैं तो उस पर जो दंड मिलता है वो देने वाला भी कोई नहीं है। तो सरकार का महत्व क्या होता है, सरकार हमारे राज्य को एक व्यवस्थित रूप से चलाती है। सो पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट आपका पेपर है। पॉलिटिक्स से मतलब क्या है, ये शक्ति के लिए एक संघर्ष है, और उस संघर्ष में क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, और उस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वो सत्ता में आते हैं, फिर वो हमारे लिए, यानी कि जिस भी क्षेत्र से उनका निर्वाचन हुआ है वहां पे वो निर्णय लेते हैं, और उसी हिसाब से वो एक सरकार बनाते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर वो अपनी कंट्री को, जिस कंट्री में सत्ता में वो आते हैं, उसको चलाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन। अच्छा, गवर्नमेंट्स जो हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट्स जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। एक होती है जो सरकार होती है वो कई प्रकार की होती है। एक होती है डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्रीय व्यवस्था, जैसे कि आप भारत में देखते हैं, आप यूएसए में देखते हैं, आप यूके में देखते हैं, आप स्विट्जरलैंड में देखते हैं। ये क्या है, ये प्रजातंत्रीय व्यवस्था है। और प्रजातंत्रीय व्यवस्था क्या होती है, जहाँ पे एक तरह से जनता के हाथ में अधिकार होता है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का। ठीक, ये हो गया प्रजातंत्रीय व्यवस्था। फिर होती है, जैसे आप देखेंगे, डेमोक्रेसी क्या है, इट इज रूल बाय मेनी, मतलब कई लोगों द्वारा एक सरकार बनाई जाती है और वो निर्णय लेती है अपने राज्य के लिए। फिर होता है मोनार्की। मोनार्की यानी कि साम्राज्यवाद जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक किंग होता है या एक क्वीन होती है। जैसे कि आप यूके का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो यूके में क्या है, जैसे हम लोग पहले कॉलोनी थे तो हम उन्हीं के अधीन थे, तो वहां पे क्वीन थी, ठीक, उनके अधीन वो, उनको हेड माना जाता है, और वंशानुगत
स्तर पे ये काम करता है कि जैसे जैसे जाते जाते हैं इनके हेड्स और नए आते चले जाते हैं। अच्छा, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में एक समानता है क्योंकि दोनों में एक ही हेड होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि मोनार्की वंशानुगत रूप से चलती है और डिक्टेटरशिप क्या होता है, अधिनायकवाद जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें या तो तख्ता पलट होगा कि मतलब ओवरनाइट मिलिट्री ने अटैक किया और उसके बाद जो गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट, नागरिक सरकार थी उसे हटा दिया और अपने जो जैसे मिलिट्री रूलर है या जो भी पर्सन पावरफुल है जो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है लोगों को, उसको क्या किया, उसको सत्ता में मतलब वो अपने आप को हेड के रूप में स्थापित कर लेता है। तो मोनार्की वंशानुगत होती है पर डिक्टेटरशिप में ये चीज नहीं होती है। और सिमिलैरिटी दोनों में तुलना अगर हम करें तो क्या होगा, हम कहेंगे दोनों में एक ही जना होता है जो कि हेड होता है। ठीक। अच्छा, ओलिगार्की यानी कि कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग इसमें क्या होता है, ये कुछ लोग होते हैं जैसे आप कहेंगे आप एक एजुकेटेड ग्रुप हो गया या एक रिलीजियस ग्रुप हो गया, तो ये अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं समाज में और फिर ये सत्ता में आते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं, कंट्री को रन करते हैं। और अनार्की क्या होती है, अनार्की मतलब अराजकता। अराजकता मतलब एक स्थिति जहां पे कोई सरकार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, उसको हम अराजकता कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि पहले के समय में, अब जैसे आज हम देखते हैं हमारे पास एक गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राउंड लेवल पे ग्राम पंचायत वगैरह सब है, तो ये हमारा एक हायरार्की दिखाता है कि हाँ, हम इस तरीके से भारतीय व्यवस्था कार्य करती है। पहले के समय में जब ये व्यवस्था विकसित हो रही थी, यानी कि जब हम बात करें प्लेटो की, एरिस्टोटल के समय की, जब ये लोग इन कॉन्सेप्ट्स को ला रहे थे, उस टाइम पे ये व्यवस्थाएं नहीं थी, ये चीजें नहीं थी। इसीलिए इन्होंने डिफरेंट आइडियाज, कई विचारधाराएं दी जिनके आधार पर इन्होंने कहा कि हम एक अच्छा संपूर्ण राज्य की स्थापना कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आप ये 4 टाइप्स देख सकते हैं, 5 टाइप्स: डेमोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की, डिक्टेटरशिप एंड अनार्की। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका पाठ्यक्रम, जिसमें आज हम जो डील करेंगे जिस टॉपिक से, वो है भारतीय संविधान की आवश्यक विशेषताएं। तो अभी तक हमने कितना किया, राजनीति और सरकार, इसका अर्थ हमने समझा कि इसमें हम राजनीति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष, और सरकार क्या है, राज्य को चलाने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके अभाव में राज्य सुव्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर सकता। अच्छा, जो फर्स्ट टॉपिक हम आपको पाठ्यक्रम में से ले रहे हैं वो है भारतीय संविधान की आवश्यक विशेषताएं। भारतीय संविधान को समझने के लिए जो इसके मुख्य फीचर्स हैं, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, उन्हें जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय व्यवस्था किस आधार पर रन करती है, क्या वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के सरकारें अपने निर्णय लेती हैं। अच्छा, इसमें सबसे प्रथम पॉइंट जो है वो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, इनका वर्णन, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, इनका वर्णन हमें मिलता है हमारी प्रस्तावना में, यानी कि प्रियम्बल में। प्रियम्बल क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल संविधान को समझने से पूर्व आता है, मतलब कि संविधान जो शुरुआत होती है उससे पहले प्रियम्बल आता है, प्रस्तावना आता है। इसको कहा जाता है इट इज द की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझने की जो चाबी है वो प्रस्तावना है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि प्रियम्बल जो है वो संविधान की स्पिरिट के बारे में बताता है। स्पिरिट मतलब कि एक हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये संविधान किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है आने वाले समय में, वो चीज हमारी प्रियम्बल बताती है। प्रियम्बल में जो जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से, उन शब्दों के आधार पे संविधान की संरचना है। आप इसको इस तरह से समझिए, मतलब संविधान को समझने के लिए प्रियम्बल को समझना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो आता है पॉइंट वो आता है संप्रभुता। अच्छा, संप्रभुता से मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब है जैसे कि हर राज्य ये चाहता है कि निर्णय लेने का जो अधिकार है वो उसके पास हो। निर्णय लेने का मतलब जैसे आप देखें अभी हमारे सेंटर में गवर्नमेंट है, तो वो जो सरकार है वो हमारे लिए ना सिर्फ हमारे आंतरिक मामलों के निर्णय लेती है बल्कि हमारे बाह्य मामलों के भी निर्णय लेती है। तो
संप्रभुता का अर्थ होता है, ये लैटिन शब्द से आया है सुपरेनस, इसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति मतलब कि हम हर सरकार अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखे। किसी बाहरी देश का प्रभाव या इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए जब हम निर्णय लें। जैसे आप देखिए 1947 से पहले जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो उस समय हम क्या थे, हम संप्रभु नहीं थे, क्योंकि हमारे निर्णय कौन लेता था, हमारे निर्णय ब्रिटेन द्वारा लिए जाते थे, हम उनकी कॉलोनी थे तो वो हमारे लिए सारे निर्णय लेते थे। लेकिन 1947 के बाद हम क्या हुए, हम संप्रभु हो गए। और संप्रभु मतलब कि हमारे पास ये शक्ति आ गई कि हम अपने राज्य के लिए निर्णय ले सके कि हम आंतरिक रूप से इसे कैसे चलाएंगे और बाह्य हमारे और अन्य राज्यों के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए, ये निर्णय लेंगे। अच्छा, ग्रीक राजनीति में राज्य की सर्वोच्च शक्ति को इंगित करने के लिए संप्रभुता का उपयोग किया गया था। और संप्रभुता ये मानी जाती है कि नागरिकों में निहित है। अच्छा, जैसे आप इसको इस तरह समझिए, अगर आप अभी थोड़ा वो पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, तो आपको एक आइडिया होगा यूक्रेन और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई किस चीज की है, यूक्रेन की संप्रभुता की। यूक्रेन जो है वो अपनी संप्रभुता को इंटैक्ट रखना चाहता है। मतलब अगर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और अगर वो कंप्लीटली उसे अपने अंदर ले लेगा तो क्या हो जाएगा, यूक्रेन की संप्रभुता जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके निर्णय फिर कौन लेगा, उसके निर्णय रशिया लेगा। तो अभी जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है वो संप्रभुता की ही लड़ाई है, क्योंकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को नहीं खोना चाहते हैं। अगर वो अपनी इंडिपेंडेंस को खो देंगे तो क्या होगा, उनके निर्णय लेने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो संप्रभुता का अर्थ क्या है, भारत एक संप्रभु राज्य है, मतलब हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, हम अपने निर्णय हमारी सरकार लेती है। और ये संप्रभुता किसमें निहित होती है, ये नागरिकों में निहित होती है। जैसे कि आप देखें छोटे राज्य जो होते हैं, जैसे कि जो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, वहां पे जो बड़े राज्य हैं जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, ये राज्य हमेशा इस स्थिति में होते हैं कि उन राज्यों की राजनीतिक निर्णय उनको ये क्या कर पाते हैं, एक तरह से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। जैसे अगर आपने खाड़ी देशों के बारे में सुना हो तो उन देशों में क्या होता है, जो गल्फ कंट्रीज होती हैं वहां पे ऑयल पॉलिटिक्स होती है। मतलब आप तेल के लिए एक तरह से आप देखते हैं एक राजनीति तेल की हमेशा चलती रहती है। उस राजनीति की वजह से और तेल जो है वो एक क्या कहेंगे महत्वपूर्ण आइटम है किसके लिए, जो वेस्ट के देश हैं उनके लिए। तो वहां की राजनीति में ये हर वक्त इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, वहां के निर्णयों को ये हर वक्त इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो इसलिए संप्रभुता जो है वो हर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। भारत एक संप्रभु राज्य है, पहले ही नहीं था, लेकिन हम स्वतंत्रता के बाद संप्रभु हो गए। और इसका अर्थ क्या है कि ये सर्वोच्च शक्ति है, किस आधार पे, कि हम निर्णय ले सकते हैं, ना सिर्फ अपने आंतरिक निर्णय हमारा इंटरनल मैटर्स में, बट एक्सटर्नल मैटर्स में भी हम एक इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक राज्य से मतलब क्या है हमारा, नंबर 1 राजनीतिक समानता। सभी नागरिक अपनी जाति, रंग, धर्म और लिंग के बावजूद कानून के समक्ष क्या है, समान है। ठीक। दूसरा, संघीय, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अच्छा, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, भारत में हम संघीय व्यवस्था फॉलो करते हैं। इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल भी हैं, यानी एकात्मक फीचर्स भी हैं, विशेषताएं भी हैं और संघीय विशेषताएं भी हैं। जब हम संघीय विशेषता कहते हैं तो संघीय विशेषता से हमारा मतलब क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया है, केंद्र के पास केंद्र की सूची है, यानी उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, उस पे सिर्फ केंद्र ही अपने कानून बना सकता है। केंद्र के अलावा कोई और शक्ति नहीं है जो कानून बना सके उन सेंट्रल लिस्ट में। फिर आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होती है, राज्य की सूची। राज्य की सूची में कौन निर्णय लेता है, राज्य की सूची में राज्य को निर्णय लेने का अधिकार है, यानी उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का है। लेकिन एक ओवर पावरिंग अथॉरिटी रहती है किसकी, सेंटर की,
स्टेट के ऊपर। और इस वजह से हम ये देखते हैं कि काफी हद तक सेंटर इस पोजीशन में होता है कि वो स्टेट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर ले। लेकिन जो संविधान के अनुसार अगर हम देखेंगे तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिनमें दोनों के पास अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं जिन विषयों पे वो कानून का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार राज्य को चलाते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरा आता है सामूहिक जिम्मेदारी। भारतीय लोकतंत्र में राज्यों और केंद्र दोनों में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अपने अपने विधायिकाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। सरकार के किसी भी कार्य के लिए कोई भी मंत्री अकेले जिम्मेदार नहीं है, सभी गतिविधियों के लिए पूरी मंत्री परिषद जिम्मेदार होती है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इसको हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टर्म चलता है पॉलिटिकल साइंस में संसदीय व्यवस्था के लिए, द मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर, अर्थात वह तैरते और डूबते एक साथ हैं। इसका मतलब है सरकार द्वारा जब कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय को सारे मंत्रियों का समर्थन मिलता है और जब वो उसे प्रेजेंट करते हैं संसद में तो वहां पे उनको उस निर्णय पे एक तरह से अपने लिए पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि जनरली हम ये देखते हैं कि जब गवर्नमेंट बनती है, सत्ता बनती है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी सूची तैयार करते हैं जिसमें वो जो मंत्री को जो वो देना चाहते हैं विभाग, डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट उनको देते हैं और उस हिसाब से उनको शपथ ग्रहण कराई जाती है। अब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने अपने विभाग जो हैं वो निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों को ये माना जाता है कि सामूहिक रूप से सारी मिनिस्ट्री जो है वो उस पर क्या करे, अग्री करे। जितना भी डिसएग्रीमेंट होता है यानी जितना भी वाद विवाद होना है वो कैबिनेट की मीटिंग में हो जाता है, यानी मंत्री परिषद की मीटिंग में तो हो जाता है, लेकिन जब एक बार वो निर्णय मंत्री परिषद की मीटिंग से बाहर आता है फिर किसी भी मंत्री को पीछे हटना अलाउड नहीं होता है। तो सामूहिक जिम्मेदारी यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें किसमें मिलती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलती है। अच्छा, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, दो टाइप की होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। एक होती है रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधात्मक, दूसरी होती है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। अच्छा, ये जो प्रतिनिधि प्रजातंत्र व्यवस्था होती है ये अगेन दो टाइप की होती है। एक होती है राष्ट्रपति व्यवस्था और एक होती है संसदीय व्यवस्था। राष्ट्रपति व्यवस्था जैसे आपको यूएस में मिलती है, जिसमें हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रेसिडेंट होते हैं। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि राज्य के अध्यक्ष भी वही हैं और सरकार के अध्यक्ष भी वही हैं। जब हम संसदीय व्यवस्था में आते हैं तो यहाँ हमें भिन्नता मिलती है। यहाँ पे राज्य के अध्यक्ष तो आपके कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन सरकार के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पे सरकार के अध्यक्ष रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो डेमोक्रेसी जो है यानी प्रजातंत्र व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक प्रतिनिधि और दूसरी प्रत्यक्ष। प्रतिनिधि में हम दो प्रकार की पाते हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, यानी कि राष्ट्रपति व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था। और इसमें ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति व्यवस्था संसदीय व्यवस्था से अलग है, काफी अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति में तो हमें एक तरह से जो लेजिस्लेचर है वो हमें इंडिपेंडेंट मिलता है यानी स्वतंत्र होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें ये नहीं मिलता है। अच्छा, जब इसको हम और विस्तार से आपके आगे पाठ्यक्रम में पढ़ाएंगे क्योंकि आपके पाठ्यक्रम का भाग है, तो इसे हम आगे के क्लासेस में डिटेल में आपके साथ डील करेंगे। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवस्था, इसका अर्थ क्या है? ये हमें स्विट्जरलैंड में मिलती है। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड फॉलोज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, मतलब कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवस्था पाई जाती है और उसके अलावा किसी राज्य में इतना प्रत्यक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पे जनमत संग्रह रेफरेंडम के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि जनता का जो निर्णय है उसे कानून के रूप में इनकॉर्पोरेट किया जाए। मतलब जब कानून का निर्माण होता है, अगर आप संक्षिप्त में हम आपको समझाएं तो जब कानून का निर्माण होता है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि जनता इस कानून को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके लिए एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया जाता है और उसका जो निर्णय होता है, यानी कि अगर किसी कानून को जनता ने खारिज कर दिया, नहीं एक्सेप्ट किया रेफरेंडम में, तो उसको लागू नहीं किया जाता है।
सो डेमोक्रेसी दो प्रकार की हो सकती है, रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्ट। रिप्रेजेंटेटिव में प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। तो ये भी इसका एक फीचर है, जैसे कि हम इसी के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम भारतीय समाज में देखें तो हमारे पास राजनीतिक समानता है, भारतीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था मिलती है, सामूहिक जिम्मेदारी। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडियन व्यवस्था में अल्पसंख्यकों की राय का सम्मान किया जाता है, यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की राय मायने रखती है, परंतु अल्पसंख्यकों की राय को भी सम्मान दिया जाता है, उन्हें अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और आपको अगर जानकारी है तो हमारे संविधान में इसका एक तरह से आप कहेंगे वर्णन मिलता है कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के तरफ से किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये काम इंश्योर करना किसका काम है? ये सरकार का काम है। और इसका वर्णन हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है। अच्छा, यह एक कल्याणकारी सरकार है, यानी कि भारतीय सरकार जो है वो कल्याणकारी सरकार है। कल्याणकारी सरकार से अर्थात मतलब ये है कि आज के समय में हम देखेंगे विश्व के जितने भी राज्य हैं वह सब क्या हैं? वो कल्याणकारी राज्य ही होते हैं, जहां पे सरकार एक तरह से प्रयास करती है अपने नागरिकों के लिए। जैसे कि आप देखें इंडिया में हमारे पास कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके तहत सरकार की कोशिश रहती है कि जो दबे हुए वर्ग हैं या जो विकसित होना चाहते हैं उनके लिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो इसका वर्णन भी हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के राजनीतिक नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। अच्छा, इसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। अच्छा, जैसे कि आप देखें इंडियन सिस्टम में जनरली क्या होता है, जैसे ये तो हमने आपको यूएस का सिस्टम हम दिखा रहे हैं, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में भी हमें क्या मिलता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन तीनों में हम ये देखते हैं जो न्यायपालिका है उसका काम क्या है? कानून की व्याख्या करना और उसके अनुसार उनको अपना निर्णय देना होता है। जब हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को देखते हैं तो उनका कार्य क्या है? लेजिस्लेचर का कार्य है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का कार्य है कानून को लागू करना और जुडिशरी का काम है उसकी व्याख्या करना। तो इसी के आधार पे जो लेजिस्लेचर, जो जुडिशरी है उसके कामों में न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका और विधायिका को किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती है। तो जब हम प्रजातंत्र व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रजातंत्र व्यवस्था से मतलब क्या है कि हमें एक तरह से समानता मिलती है, यानी कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो वहाँ पे संघीय व्यवस्था मिलती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अल्पसंख्यकों की राय को सम्मान दिया जाता है, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण होता है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका मिलती है। अगर आप इस व्यवस्था को यानी कि प्रजातंत्र व्यवस्था को किसी डिक्टेटरशिप या मोनार्की से अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि ये फैक्टर्स, ये तत्व जो हैं ये वहां पे मिसिंग होते हैं, क्योंकि वहां पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती है। जैसे अगर आपने पढ़ा हो 2013 के अराउंड एक अरब क्रांति आई थी। उस अरब क्रांति में हमने ये देखा था कि कई राज्यों में जहाँ पे मोनार्की थी, जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, वो जगहें जो है वहाँ पे एक तरह से लोगों का आक्रोश जन्मा था। ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे एक आक्रोश आया था जिसमें कि लोगों ने इस तरह की अनरिस्पॉन्सिबल, एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि सरकारें जो कि जनता के प्रति सजग नहीं है, उनकी जरूरतों के प्रति सजग नहीं है, उनके विरुद्ध एक विद्रोह था। और उसके बाद वहाँ पे एक इन तरह की यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की जो है वो मांग की गई। विश्व में आप ये समझिए कि कई ऐसे राज्य हैं जो कि फंड्स इकट्ठा करते हैं ताकि जहाँ पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्टेबल नहीं है, जहाँ पे संरचना स्टेबल नहीं है, वहाँ पे वो किसी तरीके से इस तरह से फंड्स इकट्ठा किए जाते हैं कि उन राज्यों की मदद की जाए ताकि वो भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को स्थापित कर पाए और उसे एक सुचारू रूप से चला पाए। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जो आपके प्रियम्बल में भी दिया हुआ है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब एक गणतंत्र में लोगों पर शासन करने के लिए एक सम्राट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन जनता खुद चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अच्छा, इसका अर्थ ये है, गणतंत्र व्यवस्था मतलब पहला पॉइंट इसका ये है कि हम एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इन इलेक्शंस में जो भी सरकार बनेगी तो उसका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होगा, यानी वो 5 साल अपना कार्य करेगी और 5 साल के पश्चात क्या होगा, फिर से इलेक्शंस होंगे और फिर से एक नई सरकार गठित की जाएगी। तो गणतंत्र व्यवस्था का पहला मतलब ये है कि हम एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, पॉइंट 1। और पॉइंट 2 ये है कि सरकार जो है वो बनती कैसे है, जनता द्वारा बनाई जाती है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे पूरा जो भारत है, जैसे जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस में संपूर्ण भारत को कॉन्स्टिट्यूएंसी में, निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है और वो जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्शंस लड़ते हैं जो प्रत्याशी होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, और जब वहां से उनका चुनाव हो जाता है तो वो जाके कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में। वहां पे वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, फंड्स लाते हैं, प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाते हैं और उन प्रोग्राम्स पॉलिसीज के माध्यम से वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक तरह से विकास करने का प्रयास करते हैं। तो जो जाके लोकसभा में बैठते हैं वो कौन है, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे द्वारा उनका चुनाव हुआ है और हमने उन्हें ये अधिकार दिया है कि वो हमारे लिए निर्णय लें और हमारे विकास के लिए क्या करें, काम करें। तो एक तरह से जनता गणतंत्र व्यवस्था मतलब कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा क्या करती है, अपने राज्य, अपने लिए, अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने विकास के लिए उनको काम करने को कहती है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आता है, एक पॉइंट हो गया आपका डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी और रिपब्लिक, यानी कि प्रजातंत्र व्यवस्था, सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, और उसके बाद गणराज्य, गणतंत्र व्यवस्था यानी कि रिपब्लिक। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान की चौथी विशेषता क्या है, राज्यों का संघ, यानी भारत क्या है, वो राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या होगा, वो राज्यों का संघ होगा। संविधान में नए राज्यों के निर्माण के साथ साथ नए राज्यों को स्वीकार करने की भी गुंजाइश है। अच्छा, इसका मतलब ये है, जैसे आप देखते हैं इंडिया में जो स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स क्या हैं, वो एक तरह से हम एक साथ आए हैं और हमने इंडिया को एक यूनियन बनाया। ठीक है, हमने इसको कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, क्या है, यूनियन है। तो यूनियन का मतलब कि जो राज्य हमारे हैं, अब सारे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य जो हैं वो सारे राज्यों का एक यूनियन के रूप में हम कार्य करते हैं और हमने ये अधिकार दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो यूनियन को साथ रखे। जैसे पास में आपने देखा है कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, यानी अलगाववाद के मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे खालिस्तान की डिमांड है, द्रविड़ लैंड की डिमांड है। आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत डिमांड्स रही हैं पास्ट में कि हमें मेन लैंड इंडिया से, यानी कि संघ से अलग होना है। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात ये आती है कि वो संघ से अलग क्यों होना चाहते हैं। संघ से वो अलग इसलिए होना चाहते हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे खालिस्तान की डिमांड रही है, डाउन साउथ में तमिलनाडु, केरला, ईस्ट में आप देखिए नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की डिमांड हुई है और इन डिमांड्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो इनकी जरूरतों पे या इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे ध्यान नहीं दे रही है और इसलिए कभी कभी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि अलगाववाद की तरफ जाते हैं और वो ये डिमांड करते हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट होंगे, अगर हम स्वतंत्र होंगे या तो भारत से स्वतंत्र होंगे, तो उस सिचुएशन में हम ज्यादा शक्तिशाली होंगे और हम इस स्थिति में होंगे कि हम अन्य अपने आप को, अपनी जो जरूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके हिसाब से क्या कर सकें, अपने विकास के लिए काम कर सकें। तो इन तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, इनको दबाना या इनको एक तरह से इनको मैनेज करना और इनके अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन है, जो निराशा है, उसे दूर करने का काम भी किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन को एक तरह से रन कर रही है और उस यूनियन में सारी कंट्रीज को साथ रखना, स्टेट्स को साथ रखना, राज्यों को साथ रखना, ये बहुत आवश्यक है। तो इनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको भी ध्यान में रख के और इन तरह की टेंडेंसीज को
दबाना और उनके लिए काम करना, ये भी किसका कार्य है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का कार्य है। अच्छा, पास में कई स्टेट्स जो हैं वो बनी हैं, कई लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पे बनी है, जैसे आंध्र प्रदेश आपके पास एग्जाम्पल है। तो इस तरह से कई राज्यों का निर्माण होता रहा है और इसी तरीके से यूनियन की जो राज्य जो स्टेट्स हैं उनका नंबर बढ़ता रहा है समय के साथ। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो भारतीय संविधान की फीचर्स में नेक्स्ट पॉइंट आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स में हमें ये अधिकार दिए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें एक और अधिकार था, राइट्स टू प्रॉपर्टी, बट वो हटा दिया गया है, उसको लीगल राइट बना दिया गया है। इन अधिकारों में जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें आप ये देखेंगे, समानता का अधिकार मतलब न्याय के लिए, या जैसे आप कहेंगे द आईज ऑफ लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल, सभी सामान्य हैं, किसी को भी भाषा, लिंग, किसी भी आधार पे, जाति के आधार पे हम भिन्न नहीं कर सकते हैं या उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में कई प्रकार के अधिकार मिले हैं, इसमें कि आपको ये भी है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं भारतवर्ष के अंदर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार से हमारा आशय है, इसमें इसके अंतर्गत 5 रिट्स मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश रिट, मैंडमस, प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सर्टियोरारी, अधिकार प्रेक्षा, क्यो वारंटो। इन 5 रिट के आधार पे अगर किसी भी नागरिक के किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो इनके आधार पे जो वो अपील कर सकता है गवर्नमेंट से, और वो ये कोशिश कर सकता है कि ये प्रयास किया जाता है कि उसके अधिकारों का हनन ना हो। तो मौलिक अधिकार जो है वो इस प्रकार है, और इनको हम ये कहते हैं कि ये नागरिकों के अधिकारों को एक तरह से उनका संरक्षण करता है। जैसे आप देखते होंगे विश्व में आपने सुना होगा 2 प्रकार के अधिकार एक चलता है, एक होता है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, एक होता है मौलिक अधिकार। मानव अधिकार जो होता है वो एक तरह से किसी नागरिक को नहीं मिलता है, ठीक है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स जो है वो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट बन गया है, और ग्लोबल कॉन्सेप्ट किस तरह से बन गया है? ये मानव अधिकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक राज्य अपने नागरिक को देता है, और जब हम बात करते हैं मानव अधिकारों की तो वो क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, हम एक मानव हैं, तो वो होने के आधार पे जो हमारे अधिकार होने चाहिए वो इंश्योर करता है। और इसी के आधार पे आप देखें विश्व में कई राज्य दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मानव अधिकार एक ऐसा ग्राउंड बन गया है आज के समय पे जिसको आधार बना के उनके संरक्षण के लिए बड़े राज्य छोटे राज्यों में हस्तक्षेप करना बहुत आसान समझते हैं, और इसको एक तरह से इसका एक बड़ा नाम चलता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, मानवीय एक तरह से कहेंगे हस्तक्षेप करना एक राज्य दूसरे राज्य में करता है। लेकिन ये अगर हम देखें तो ये लीगली अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संप्रभुता का प्रश्न आ जाता है, यहाँ पे प्रश्न आ जाता है स्वतंत्रता का, तो एक राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, इनका वर्णन हमें भाग 4 में मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका हमें वर्णन मिलता है। इनको हमने कहाँ से लिया है, किस राज्य से लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया है, और ये गैर न्यायोचित है। इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो वहां पे ये चीज नहीं है। वहां पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो गैर न्यायोचित नहीं है, उनके हनन पे न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जा सकता है, न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये किसके लिए है? ये राज्यों के लिए है, ये सरकारों के लिए है।
अर्थात इनका मतलब क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेसिकली राज्यों को या सरकारों को किन आधारों पे अपनी एक तरह से नीतियों का निर्माण करना है, अपनी नीतियां बनानी है, और उनका एक ग्राउंड प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, उनके सिद्धांत क्या होने चाहिए, ये इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे कि जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जैसे इसमें गांधी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, गांधीवाद के जो क्या कहेंगे उनके जो सिद्धांत थे, जैसे कि जो कुटीर उद्योग हैं उनका विकास करना चाहिए, ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके विकास के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट को फंड्स देने चाहिए ताकि उनका विकास अच्छी तरह हो सके। जैसे इसमें पॉइंट्स आते हैं कि भारत को विश्व शांति में अपना योगदान करना चाहिए, यानी कि जैसे कि विश्व शांति मतलब जैसे कि राज्य अपने जो भी विवाद होते हैं उन्हें कैसे शांतिपूर्ण रूप से आप उनको सुलझा सकते हैं, बिना युद्ध की स्थिति लाए, बिना कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति लाए, हम कैसे उसे सुलझा सकते हैं, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए हैं, आपके पाठ्यक्रम में बहुत संक्षिप्त में दिया हुआ है, तो इसलिए हम इस पर विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये संविधान के भाग 4 में दिया गया है, इसको हमने आयरलैंड से लिया है, और ये गैर न्यायोचित मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इनको अगर नहीं इनके आधार पे कानून बनाए जा रहे हैं या कोई इनके प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है तो इसके अगेंस्ट कोई दंडकारी कार्यवाही नहीं हो सकती। तो इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार के लिए हैं, सरकारों के लिए हैं कि किन आधारों पे, किन सिद्धांतों पे उन्हें अपने न्यायों को, अपने कानूनों का निर्माण करना है। तो एक हो गया फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, फिर हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फिर थर्ड आता है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो कर्तव्य किसके लिए हैं? वो कर्तव्य है नागरिकों के लिए। किस तरीके से नागरिक अपने निर्णय ले रहे, नागरिक कार्य करेंगे एक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। ये आपके पाठ्यक्रम का पाठ है। जैसे कि आप फर्स्ट में देखेंगे, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड जो आपके प्रेम्बल में भी दी हुई है, हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है, तो ब्रदरहुड की भावना उसको प्रोत्साहित करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। जैसे कि हम ये मानते हैं कि जो विदेश के राज्य हैं, वेस्ट हैं, अगर जैसे आप देखें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वो रिसर्च में बहुत आगे है। तो इसलिए वहाँ ये एक हमारा कर्तव्य है, एक मौलिक कर्तव्य का ये पाठ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ज्ञान अर्जन जो है उसकी कोशिश करें और उसका विकास करने का प्रयास करें। जैसे हम एक गैप देखते हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में, तो वो गैप क्यों एग्जिस्ट करता है? वो गैप इसलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं वो एक एक्सीलेंस की तरफ हैं, वो रिसर्च की फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में, हर चीज में हम ये मानते हैं, या उनके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हम मानते हैं कि वो काफी स्टेबल है। तो इसलिए हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने ज्ञान अर्जन की भावना को और ज्यादा विकसित करें। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। तो ये क्या है? ये भी कर्तव्य है हमारा कि नागरिक के रूप में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको हम किसी भी तरीके से खराब ना करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अच्छा, ये एक नया पॉइंट है जो कि जोड़ा गया है।
मौलिक कर्तव्यों में, जहाँ पे माता पिता का यह कर्तव्य बनाया गया है, ये कहा गया है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को कहाँ स्कूल अवश्य भेजें। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप देखें जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें शिक्षा का अभाव मिलता है। वहाँ पे हम ये देखते हैं, जैसे आप अक्सर देखें आजकल सब इतने नेट सेवी हैं, सब चीज़ें बहुत जल्दी वीडियोस के थ्रू हमारे पास आ जाती हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव है, और जो पढ़ाई की तरफ रुझान होना चाहिए माता पिता का, वो भी वहाँ पे एब्सेंट है। तो ये मौलिक कर्तव्य बनाया गया है पेरेंट्स का, नागरिकों का, माता पिताओं का, या जो संरक्षक हैं बच्चों के, कि उन्हें अपने बच्चों को अवश्य रूप से स्कूल में भेजना चाहिए। और इसलिए ये एक तरह से कर्तव्य है किसके, ये कर्तव्य है नागरिकों के, और इनका पालन करना हमारे संविधान में लिखा गया है कि इनका पालन हर नागरिक को करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गए आपके पॉइंट्स। सबसे पहला डेमोक्रेसी हमने किया, प्रजातंत्र व्यवस्था, फिर उसके बाद संप्रभुता, गणतंत्र व्यवस्था, फिर नेक्स्ट फीचर आया हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद हमने किया मौलिक कर्तव्य। अब जो नेक्स्ट फीचर आता है आपका संविधान का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, क्योंकि इसी के आधार पे आप आगे के क्लासेस में जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। भारत जो है वो एक संघ है, ये हमने आपको समझाया था इससे पहले। अब जो संघ कार्य कैसे करता है, वो कार्य करता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माध्यम से। यानी कि जब हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सरकार की संरचना की बात करते हैं, और स्पेशली यहाँ पे जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं, तो उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। अच्छा, विधायिका में हम किसको लेते हैं? विधायिका यानी कि हमारी हो गई विधानमंडल, विधानमंडल यानी कि जो हमारी संसद है, हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, अच्छा, पार्लियामेंट में आप ये समझिए कि पार्लियामेंट बेसिकली किसको कंप्राइज करता है? पार्लियामेंट का मतलब है आपका प्रेसिडेंट और आपकी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अच्छा, लोकसभा क्या है? लोकसभा निचला सदन है, निम्न सदन है, सेकेंड हाउस है, और राज्यसभा क्या है? वह उच्च सदन है, अपर हाउस है। ठीक है, यानी कि दो विधानसभा में हम ये देखते हैं कि सॉरी नॉट विधानसभा, जो हमारा पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रेसिडेंट है, हमारे पास लोकसभा है, और हमारे पास राज्यसभा है। अच्छा, लोकसभा क्या है? वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, राज्यसभा क्या है? वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। लोकसभा वहां पे लोग कैसे जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन से, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन से जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, और उसके बाद उनका इलेक्शन जब हो जाता है, वो वहां अपने